जय हिंद दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है हमारे आज राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को समझेंगे हम। क्लास 10th हिस्ट्री का दोस्त एसएसटी का हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर, जो कि आज की इस वीडियो में एंड करने वाले हैं। इससे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में दोस्त हमारा जो चैप्टर चल रहा था, ये पार्ट लास्ट होगा। इससे पहले जितने भी पार्ट्स आ चुके हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट के, उनको सीक्वेंस में देखना है, और सभी सीक्वेंस में देखने के बाद आपको दोस्त ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ये गारंटी मेरी है। उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक दोस्तों राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे हम। देन दोस्तों आगे इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले मुझको दोस्त आप सब सोचो जरा, राष्ट्र और वाद का मतलब क्या होगा एंड साम्राज्य और वाद का मतलब क्या होगा। पहले हम एक एक करके समझते हैं। चलिए दोस्त पहले हम समझते हैं किसका मतलब। हम पहले समझते हैं राष्ट्रवाद का मतलब। राष्ट्रवाद दैट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में दोस्त दो वर्ड आता है। सबसे पहले तो नेशन आता है। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और राष्ट्र का ऐसे तो एक लाइन में अगर मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं तो दोस्त ये सही नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र के बहुत गहरा मीनिंग है और डीपली आपको समझना पड़ेगा। बट 10th लेवल तक अगर मैं आपको बताऊं तो नेशन या राष्ट्र का मतलब होता है सिंपल यूनिटी। यूनिटी दैट इज एकता। एकता का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो एक कंट्री है और उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उन सभी की एक जैसी कल्चर हो, एक जैसी कल्चर और एक ही जैसा इतिहास हो, और उसी देश के वो निवासी हो, और उन सभी में क्या हो, एकता हो। दैट इज नोन एज नेशनलिज्म। क्या कहते हैं इसको, नेशनलिज्म, यानी कि एकता। और दोस्त ये एकता या राष्ट्रवाद की जो भावना है वो देश के प्रति प्रेम के रूप में जगती है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप सभी को। अब जब अंग्रेज भारत में दोस्तों सन 1600 में आए तो वो ट्रेड करने के लिए आए हुए थे। 1757 की प्लासी की युद्ध है ना, और 1764 की बैटल ऑफ बक्सर की युद्ध। इन दोनों वॉर के बाद अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया, भारत के भाग्य विधाता बन बैठे। ऐसा क्यों हुआ भाई, भारत गुलाम हो गया, हमारी सेंट्रल पावर कमज़ोर हो चुकी थी, मुगल सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी, औरंगजेब 1707 में मरा, सत्ता खत्म, कमज़ोर हो पड़ी। उसी के बाद दोस्तों देखते देखते पूरे अंग्रेजों ने पूरे भारत को कब्जे में ले लिया। यही हुआ था सिर्फ। और इन अंग्रेजों जो कि विदेशी थे, विदेशी ताकतों के खिलाफ देसी यानी कि देश के निवासियों ने एकता दिखाई और उनको भगाने के लिए फुल दवा के स्टार्टिंग में आंदोलन किए। ये देखे बगैर कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, ये देखे बगैर। क्यों? क्योंकि उनको देश से प्रेम करना है। भाई देश में अंग्रेज आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, और देश के जो निवासी हैं, जैसे कि दोस्त चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो सबके सब इकट्ठे हो गए। किस लिए? ताकि हम अंग्रेजों को भगाएं। उनको इस समय ये नहीं दिख रहा कि मेरा धर्म, मेरी जाति, ये सब क्या है। वो तो बाद में अंग्रेजों ने आकर यहाँ पे फूट डालो की राजनीति करी, फूट डालो रूल है ना, राज करो की नीति चलाई, तब जाकर दोस्तों वो मुद्दा अलग है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है देश से प्रेम करना। राष्ट्र का मतलब सिंपल एकता, देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता होना। आई होप आपको एक वर्ड में मैंने जो समझाया यहाँ पे सिंपल आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो राष्ट्रवाद दोस्तों आपको सिंपल अभी इतना ही समझना है। जैसे आप कॉलेज वगैरह के अंदर आओगे, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लोगे तो दोस्तों मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। ऐसे कॉलेज वाले बच्चों को मैंने डीपली टॉपिक पढ़ा रखा है ये। अब हम समझते हैं यहाँ पे साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब राष्ट्रवाद यानी कि देश से प्रेम करना, तो जो देश से प्रेम करता है वो तो सभी सोचते हैं भाई हमारा देश तरक्की करे, प्रोग्रेस करे और शक्तिशाली बने। शक्तिशाली हेल्थ के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारा देश जहाँ तक हो सके ज़्यादा बड़ा से बड़ा हमारा देश हो और शक्तिशाली हो। तो दोस्त जब ये राष्ट्रवाद यहाँ तक सोचता है कि हमारे देश में एकता बनी रहे, यूनिटी रहे, अखंडता रहे, विकास चलता रहे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब दोस्तों कोई राष्ट्र इन सभी बातों से ऊपर उठकर ये सोचने लग जाए कि हमारे देश की जो बाउंड्री है ना वो यहाँ तक है, अब इस बाउंड्री को हम बढ़ा के यहाँ तक करें, यानी हम अपने, यानी कि जब कोई देश
किसी कमज़ोर देश पे अटैक कर ले और उसके ऊपर राजनीतिक और आर्थिक रूप से कब्जा कर ले, ये सोचते हुए ताकि उसके देश की जो संसाधन है उसको मैं यूज़ कर लूँगा, रिसोर्सेज को, मेरा देश शक्तिशाली बन जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद। जब राष्ट्रवाद अपने देश तक ही सीमित होता है तो सिंपल राष्ट्रवाद है, मतलब अपने देश तक की अखंडता एकता को बनाए रखना। जब वो दूसरे देशों में जाकर आक्रमण करना स्टार्ट कर दे, है ना, अपने साम्राज्यों को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को कब्जा करना स्टार्ट कर दे, आर्थिक रूप से भी, यानी कि उस देश में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे वो उस देश के नाम से होंगे, और पॉलिटिकली भी वो देश उस देश का भाग्य विधाता बन जाए। जैसे अंग्रेज भारत में आए, पहले ट्रेड करने, फिर एक आर्थिक रूप से उन्होंने भारत पे पूरा कब्जा कर लिया, बंगाल, मद्रास, मुंबई, देखा हमने स्टार्टिंग में। एंड दोस्त राजनीतिक रूप से भी दैट मीन्स है कि वो भारत के पूरे कानून वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो साम्राज्यवाद यानी कि अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में भी आ गया, इसलिए भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से जाना गया। समझ आया आप सभी को? तो राष्ट्रवाद ही आगे चल के जब वो कोई देश सोचता है हमें तो शक्तिशाली बनना है, तो जाके दोस्त राष्ट्रवाद के बाद जो नई विचारधारा आ गई वो आ गई साम्राज्यवाद की। और इस साम्राज्यवाद की दौड़ में यूरोपियन शक्तियाँ शामिल थे, जिसमें दुनिया के लगभग 170 कंट्रीज़ को गुलाम बना रखा था अकेले ब्रिटेन ने, हैं। और इसके अलावा दोस्तों स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, है ना, इन सभी कंट्रियों ने दुनिया के तमाम कंट्रियों जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन की कंट्रियों को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का मतलब समझ आ चुका होगा। राष्ट्रवाद सिंपल देश से प्रेम करना, लेकिन देश से प्रेम की लालच में दूसरे देशों को कब्जा कर लेना आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, तो यह उग्र राष्ट्रवाद कहलाता है। और इसी उग्र राष्ट्रवाद की आड़ में देशों ने दूसरों गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया, और इन गुलामी के जो भाग्य विधाता बने वो बने यूरोपियन कंट्री। उनको लगा दोस्तों कि दुनिया में हम आए हैं लोगों को सभ्यता सिखाने के लिए, इसलिए दूसरों पे राज करना है, दूसरों पे राज करने का अधिकार हमें ऊपर ईश्वर ने दिया है, इसलिए हम अपना साम्राज्य दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीका को गुलाम बनाया, अफ्रीकन कंट्रीज़ को, इंडिया, एशियन कंट्री को गुलाम बनाया। इसी को साम्राज्यवाद के नाम से जाना गया। आगे चल के दोस्त इतना ज़्यादा मतलब कि देशों के अंदर होड़ सा लग गया कि नहीं, मैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं गुलाम बनाऊंगा नहीं, सबसे ज़्यादा मैं गुलाम बनाऊंगा, अबे चल तेरे साथ मैं गुलाम बनाऊंगा। इन सभी होड़ के चक्कर में क्या हुआ, स्ट्रगल ऑफ पावर, शक्ति के लिए संघर्ष। जो जितना ज़्यादा गुलाम बनाएगा, देशों को अपना साम्राज्य बढ़ाएगा, वो शक्तिशाली कहलाएगा। इसी आड़ में देश अंधाधुंध क्या है, बस साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में अपने सेनाओं को बढ़ाने लग गए, कोई अलियांस गुट बनाने लग गया। और इन्हीं चक्कर में दोस्तों आगे चल के 1914 28 जुलाई का दिन था, उस दिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया। दुनिया युद्ध के मकड़ जाल में फंस गई, ना जाने दोस्तों सैकड़ों लोग इसमें मारे गए, और आम लोग भी दोस्तों निहत्थे इसके अंदर मारे गए। चलिए दोस्तों, जब आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो टॉपिक अब आसानी से समझ में आएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद मीनिंग आपको समझ में आ चुका है। भाई हुआ ये कि अभी हमने दोस्त देखा है कि पूरा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चलता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप के अंदर जब नेशनलिज्म की दोस्तों भावना आई है ना, तो ये जो नेशनलिज्म की भावना स्टार्टिंग में आई थी वो इसलिए आई थी ताकि अपने देश में, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, है ना, जितने भी कंट्री हैं यूरोपियन, उनको अपने ही कंट्री के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। जैसे फ्रांस लुई 16वां से आज़ादी, राष्ट्रवाद की भावना जगी, क्यों? क्योंकि अपने ही देश के राजा ने अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार करना पड़ रहा था। तो भाई अब अत्याचार लोग कब तक सहेंगे? तो पहली चीज़ तो ये है ना। जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर के आगे चल के राष्ट्रवाद की भावना जगी, तो हिटलर से भाई दिक्कत आई, इटली में मुसोलिनी से, फ्रांस में लुई 16वां से, तो तमाम कंट्री के अंदर ये देखा गया है। तो ये नेशनलिज्म दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, एक समय अपने ही देश में जो चंगुल में लोग फंसे हैं उससे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन भाई यही देश जब अपने देश को आज़ाद करवा लेते हैं तो दुनिया के और देशों को गुलाम बनाने लग जाते हैं। तो यहीं पे दोस्तों वर्ड आता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम उग्र राष्ट्रवाद। उग्र मतलब जो हिंसा करे, खून खराबे पे भी कर सकता है अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है दोस्तों, तो उग्र राष्ट्रवाद का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, राष्ट्रवाद का मतलब भी और उग्र राष्ट्रवाद का मतलब भी। अब इस उग्र राष्ट्रवाद में दोस्त यूरोपीय शक्तियाँ सबसे आगे थी। चलिए दोस्त, अब इस टॉपिक को मैं आपको कहानी की तरह समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा।
हुआ दोस्तों ये कि जिन यूरोपियन शक्तियों के अंदर, जैसे फ्रांस वगैरह, इन सब देशों के अंदर क्या था कि तानाशाही शासन थी। अब इन्होंने अपने देश के अंदर तानाशाही शासन ख़त्म कर लिया, बस मजे में भाई अपना। तो लेकिन फिर यहाँ दोबारा अनुदार व्यवस्था आनी स्टार्ट हो गई। अनुदार मतलब वही सोच कंजर्वेटिव वाली कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, साम्राज्य बढ़ाना है, इकोनॉमिक पावर बनना है, हमें अपने देश की बाउंड्री को जहाँ तक हो सके वहाँ तक बढ़ाना है। जिसमें दोस्तों जर्मनी चाहता था कि पूरे यूरोपियन पावर है, पूरे यूरोप का शक्ति पावरफुल कंट्री बने। फ्रांस अलग से चाहता था, नेपोलियन है, तो सब इसी तरीके से पावरफुल कंट्री बनना चाहते थे। इसी के आड़ में दोस्त कंजर्वेटिव विचार आ गई, जिसको हम रूढ़िवादी के नाम से जानते हैं, अनुदार के नाम से भी जानते हैं। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों यूरोपियन पावर्स सबसे आगे थी कि जैसे भी हो दुनिया के तमाम क्षेत्रों में जाना है और गुलाम बनाना है और बस मज़े करना है। और यूरोपियन शक्तियों का जो सबसे पहला शिकार बना, जिनको इन्होंने बस सोचा कि गुलाम बनाना ही बनाना है, उनका नाम था बाल्कन क्षेत्र। यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन कंट्रीज दोस्त जहाँ जहाँ पहुँची, उनमें सबसे पहले बाल्कन क्षेत्रों में उन्हें सोचा गुलाम बनाना है, क्योंकि इन कंट्रियों के अंदर भंडार है तेलों का, प्राकृतिक संसाधनों का। इनके संसाधनों को लूटेंगे, बस मालामाल हो जाएंगे। बाल्कन क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्त? बाल्कन एक कंट्री का ग्रुप है जो काफ़ी बड़े बड़े कंट्री हैं, है ना, तो उनको बाल्कन क्षेत्र कह दिया गया। आपस में ही है सारे कंट्री, इसलिए उनको बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, या बाल्कन एरिया। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से कंट्री आते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ, है ना, नॉलेज के लिए आपको पता होना, ठीक है। तो द बाल्कन्स कौन कौन से कंट्री आते हैं ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों आता है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, एंड बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेगिरो, एंड दोस्तों आता है कोसोवो, एंड मैकेडोनिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, एंड दोस्त ग्रीस, जिसको हम दोस्तों ग्रीक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ग्रीस। तो ये सभी कंट्री को बाल्कन राज्य कहा जाता है। इन बाल्कन मतलब बाल्कन क्षेत्र, इन सभी देशों के ऊपर यूरोपियन शक्तियों के बीच में एक होड़ से लगे कि इनको गुलाम बनाना है। इससे पहले आप इनके बारे में समझ लो कि बाल्कन क्षेत्र भाई चाहते हैं क्या है। दोस्तों हुआ ये कि जो भी ये कंट्री आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिनको बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है, ये भौगोलिक और जातीय भिन्नता वाला क्षेत्र है, यानी कि इनकी जो भूमि है वो अलग अलग है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं दोस्त वो कई तरह के जाति के लोग रहते हैं, और इन जातियों के बीच में आपस में टकराव होता रहता है। जैसे दोस्त जिस कंट्री के अंदर अनेक तरह की जातियाँ होती हैं, धर्म होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी पाया जाता है, और कभी ना कभी उनके बीच में टकराव हो ही जाता है। और यही टकराव दोस्तों बाल्कन क्षेत्र में भी देखा गया, और इन टकराव के बीच में कई खूनी खराबे संघर्ष भी हुए। एक चीज़ दोस्त आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, सलाम। क्या? सलाम। सलाम। दोस्तों जो बाल्कन क्षेत्र में, यानी कि जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताए देशों के नाम, इन देशों के अंदर जिनको बाल्कन्स कहा जाता है, तो जो भी बाल्कन्स जब भी बोलूँगा मैं तो समझ लेना आप कि मैं इन कंट्रियों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो इन कंट्री में लोग रहते हैं उनको दोस्तों स्लाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाव कहा जाता है। और ये कंट्री यानी दोस्तों ये जो ओटोमन साम्राज्य के गुलाम हुआ करते थे, यानी कि जो बाल्कन्स कंट्री हैं, ये सारे कंट्री किसके? ओटोमन साम्राज्य के गुलाम हुआ करते थे। अब ये ओटोमन साम्राज्य क्या है दोस्त? ये अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि आगे पढ़ोगे आप। फिर भी दोस्तों तुर्की हो गया, है ना, सीरिया, इराक, ईरान, इन सभी जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं उनको मिलाकर तुर्की, है ना, इनका मतलब कि खलीफा शासक और तुर्की मेन था इसके अंदर, इनको पूरा मिला के ओटोमन साम्राज्य बना हुआ था। ये बहुत काफ़ी बड़ा था, और ओटोमन साम्राज्य ने ही इन सभी बाल्कन्स राज्य यानी जो देश है इनको गुलाम बना रखा था। किसने? ओटोमन साम्राज्य ने गुलाम बना रखा था। और दोस्त ये सभी बाल्कन्स जो क्षेत्र हैं ये अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। किससे? ओटोमन साम्राज्य से, ताकि ओटोमन साम्राज्य से हमें क्या मिले? आज़ादी मिल जाए। तो दोस्त जो स्लाव है, स्लाव का मतलब क्वेश्चन आ सकता है, जो बाल्कन्स देशों के अंदर रहते हैं वहाँ के निवासी हैं उनको स्लाव के नाम से जाना जाता है। जो दोस्त अपना इन्होंने एक राष्ट्रीय समूह, नेशनल ग्रुप बनाया और आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष किया ताकि ओटोमन साम्राज्य से इनको आज़ादी मिले। ओटोमन साम्राज्य सिंपल बताऊं तो आप तुर्की कह लेना, आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी क्योंकि इसका मेन था वो, ठीक है, टर्किश या तुर्की। तो से ये जो बाल्कन जो राज्य है ना, जो बाल्कन जो देश हैं, ये सभी जो आपको मैंने दिखाया मैप के अंदर, देख लो आप, मैप से थोड़ा समझ में आएगा। ये सभी देश आपस में लड़ते रहते थे, बहुत झगड़ते रहते थे। क्यों? ये चाहता था मैं इससे ताकतवर बन जाऊं, ये चाहता था मैं इससे ताकतवर बन जाऊं, ये चाहता था इससे ताकतवर बन जाऊं, यानी कि ताकत हासिल करने की होड़ सी लग गई थी। और इन देशों के बीच में कौन
कितना ज़्यादा ज़मीन किसकी हथियाएगा, कौन किसकी ज़मीन पे कितना ज़्यादा कब्जा कर लेगा, वो ताकतवर बन जाएगा। तो जितने भी दोस्तों ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर एक होड़ सी लग गई थी किस चीज़ की, कि भाई हमें तो दूसरे की देशों का ज़मीन हथिया लेना है। तो ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, मरते करते रहते थे, हिंसाएँ होती रहती थी यहाँ पे, वॉयलेंस होते रहते थे यहाँ पे। और इसी टकराव को देखते हुए यूरोपियंस कंट्रीज़ को लगा यहाँ तो खूब टकराव हो रहा है। जहाँ तक हम जब घर के अंदर झगड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा मज़ा आपके पड़ोसियों ने लिया है। समझ में आया? याद करना भाई, पड़ोसी ऐसे कहीं पूछने नहीं आएंगे आपकी खुशियों में। जब भी घर में आवाज़ आ रही होगी ना, भाई क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, ऊपर क्या हो रहा है भाई, लड़ाई कैसे हो रही है, यही चीज़ होता है। और यही गलती हमारे भी थी, जब हमारे देश में दोस्तों, या जब हमारे लोग आपस में लड़े हैं ना धर्म जाति के नाम पे, तो सालों सबसे ज़्यादा फायदा इन नेताओं ने उठाया है, देश को गड्ढे में डाल दिया है। यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे भी हुआ। इन यूरोपियन शक्तियों को लगा कि बाल्कन स्टेट तो आपस में राज्य भाई लड़ते रहते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। ये हमेशा जब भी कहीं पे भी गए ना यूरोपियन पावर्स, तो ट्रेड के बहाने से गए हैं। इसको हम तो व्यापार करने आए साहब, हम तो व्यापार करेंगे, चले जाएंगे अपना। अब इनको लगा व्यापार करते करते यहाँ पे सेना को ले आते हैं। दोस्तों इन्होंने मिलिट्री पावर अपना एक बेस बना लिया। अब हम अपनी सेनाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। देखो भाई, ट्रेड करने आए थे, इंडिया में भी ट्रेड करने आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कर लिया, भारत को गुलाम बना लिया, समझे। अब दोस्तों इन्होंने सैन्य ताकत को यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया बाल्कन क्षेत्रों के अंदर। यूरोपियन शक्ति जैसे पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन जैसा कंट्रियों ने, है ना। लेकिन दोस्त इनमें सबसे आगे जो निकले वो निकला रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, है ना। दोस्तों आपस में मिले हुए थे, आगे चल के एक हो गए थे, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो दोस्तों रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इन देशों ने बाल्कन राज्य कह लो या देश कह लो, बहुत हर से, ठीक है। इन देशों में दोस्तों जाके क्या कर दिया है, बस अपने सेनाओं और कह सकते हो कि अड्डे बनाने स्टार्ट कर दिए, गुलाम बनाने स्टार्ट कर दिए। और बाल्कन देशों को गुलाम बनाने के लिए, इन देशों को गुलाम बनाने के लिए इन देशों में दोस्तों होड़ सी लग गई। किन देशों में, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, कि कौन सबसे ज़्यादा गुलाम बनाएगा बाल्कन क्षेत्र के अंदर, कौन सा देश होगा जिसके अंडर में सबसे ज़्यादा कंट्री होंगे। ये सब पकड़ा गए, अरे भाई अपनी सेनाओं को ताकतवर बनाओ, अलियांस बनाओ, यानी ये गठबंधन, जिसके पास सबसे ज़्यादा बंदे होंगे हैं ग्रुप को, वही हरा के आएगा। वही होता है ना। सेम दोस्तों इन्होंने सोचा कि नहीं, हम क्यों ना अलियांस बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं, 2-4 कंट्री आपस में मिल जाते हैं ताकि सामने वाले कंट्री को आसानी से हरा सके। ये सभी दोस्तों रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, वॉर करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? ताकि बाल्कन क्षेत्र के अंदर ये अपना कब्जा स्थापित कर सके, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों, तेल को लूट सके, नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी है वहाँ पे, मिनरल्स, उनको लूट सके, ठीक है। अब ये इस युद्ध के द्वारा बहुत घटनाएं होनी स्टार्ट हो गई। क्यों? देखो भाई, ये घटना स्टार्ट किस लिए हुई, सिर्फ पावर को बढ़ाने के लिए, साम्राज्य को फैलाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए, दुनिया में अपना नाम कि मैं सुपर पावर हूँ, सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए दोस्त ये युद्ध होना स्टार्ट हो गया। और इसी चीज़ को दोस्त साम्राज्यवाद के रूप में देखा गया। अब कंट्री को, यानी कि दोस्त जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनको ये लगा कि अब साम्राज्यवाद की बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोस्त अब वो टाइम आ चुका था कि इन देशों को ये लगा कि अब हम साम्राज्य को बढ़ाएंगे। जब एक कंट्री, कोई शक्तिशाली कंट्री किसी कमज़ोर देशों को गुलाम बनाता है और उसको इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से और पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से दोस्तों कब्जे में लेकर है वहाँ पर जाके बस जाता है, वहीं पर बसना स्टार्ट कर देता है, तो दोस्त साम्राज्यवाद कहलाता है। और यहीं से वो चीज़ स्टार्ट हुआ और दुनिया के देशों के अंदर साम्राज्यवाद की एक होड़ सी लग गई। अब यह होड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि देशों ने एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, मैं सबसे ज़्यादा गुलाम बनाऊंगा, नहीं मैं सबसे ज़्यादा गुलाम बनाऊंगा। और दोस्त इसी गुलामी के चक्कर में स्टार्ट हो गया दोस्त क्या, इम्पीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद। और आगे चल के क्या हुआ, वॉर में चेंज हो गया। और इस वॉर को क्या कहा गया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914 में दोस्त ये स्टार्ट हुआ, जो कि 1918 तक चला। थोड़ी सी कहानी आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में बताता हूँ, है ना, सुनकर थोड़ा मज़ा आएगा आपको। दोस्त ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है। कहानी क्या थी, चलिए दोस्त आपको पहले कहानी के बारे में समझाता हूँ मैं, ठीक है। आइए, कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। दोस्त हुआ ये था कि 1914 में 28 जुलाई का दिन था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। इसके स्टार्ट होने के पीछे
जो रीजन है वो मेन रीजन है। मेन रीजन मतलब अभी बताता हूँ आपको। MAIN, एम से होता है मिलिट्रिज्म, यानी कि दोस्त देशों ने क्या कर था, मिलिट्री अपनी सेनाओं को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सभी देशों के अंदर एक होड़ सी लग गई कि जो अपनी सेनाओं को बढ़ाएगा वो शक्तिशाली कहलाएगा और बाल्कन से एरिया होगा, जितने भी तमाम एशियन या अफ्रीकन कंट्री होंगे वो गुलाम बना पाएगा। तो दोस्त इस होड़ के पीछे क्या हुआ, देखो जब सेना जब बना लिया है हमने, मिलिट्री हमारे पास रखी पड़ी तो खाली तो बैठेगी नहीं। मिलिट्री सेना का मतलब क्या होता है, युद्ध करना, फोड़ कर आना। अब देशों ने इतनी मिलिट्री बना ली है कि बस भाई उनके अंदर बस एक अंदर आग सी लगी पड़ी है पिछवाड़े में कि अब तो युद्ध हो जाए, बस फोड़ कर आ जाएंगे। और दोस्त इसी वजह से मिलिट्रिज्म होना स्टार्ट हो गया है, सैन्यवाद, युद्ध होना स्टार्ट हो गया। सेना का युद्ध तो हो भाई, बना तो लिया है, युद्ध हो गया स्टार्ट। एंड दोस्तों ऐसे क्या, ये होता है एलियंस। एलियंस मतलब होता है गठबंधन। मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि देशों ने आपस में क्या कर लिया था, गठबंधन बनाना स्टार्ट कर लिया था। गठबंधन मतलब आपस में 2-4 देश मिलकर आपस में ग्रुप बना लेना। जैसे दोस्तों क्या हुआ, 1882 के अंदर ट्रिपल एलियंस हुआ, ट्रिपल एलियंस एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में हुआ दोस्त। इसके अंदर और जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एंड इटली भी दोस्त शामिल हो गए। और इनके बीच में दोस्तों ये जो हुआ एग्रीमेंट, इसमें क्या था कि हम आपस में ग्रुप बन गए हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, उनके अगेंस्ट में खड़े होंगे हम। फिर से दोस्त एक ट्रिपल एलियंस एग्रीमेंट हुआ। इसके अंदर रसिया, इंग्लैंड है ना, और फ्रांस, ये सब कंट्री दोस्त इसमें शामिल हो गए। अब इन कंट्रियों के द्वारा अलियांस बनाने के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया और इस एग्रीमेंट के द्वारा अब आपस में कंट्री ग्रुप बनाने लग गए। अब ग्रुप के चक्कर में भाई तू मेरे ग्रुप का है, तू मेरे साथ है, तू उसके ग्रुप का, चल बेटा युद्ध, बोर। क्यों? ताकि उस ग्रुप को हम नीचा दिखा सके, अपने ग्रुप को पावरफुल, सुपर पावर। इसी कारण दोस्त अलियांस बनाना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को पैदा करना जैसा था। आइस का मतलब होता है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। यही तो सबसे बड़ा रीजन था जी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का स्टार्ट होने का। देशों के बीच में एक होड़ सी लग गई कि हम क्या करेंगे, हम अपने साम्राज्य को, हम अपने बाउंड्री को, देश के बाउंड्री को यहाँ से बढ़ाकर यहाँ लेके आना चाहते हैं। तो भाई जो बगल में कंट्री है उसी को ना गुलाम बनाएंगे। अब उसको गुलाम बनाएंगे तो साम्राज्य को फैलाएंगे। अब दूसरा कंट्री बोलेगा वो फैला रहा, तो हम भी फैलाते हैं, इससे युद्ध होना स्टार्ट हो गया। अब इतना तगड़ा युद्ध हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया दोस्त। इसको ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता है। दुनिया के अंदर इतना भयानक युद्ध इससे पहले कभी नहीं हुआ था, जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए थे। 1 करोड़ 20 लोग दोस्तों इसके अंदर है, 1 करोड़ 20 लाख दोस्तों इसके अंदर सिर्फ आर्मीज थी जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती थी। और 80 लाख दोस्तों इसके अंदर आम लोग मारे गए थे। ना जाने दोस्तों सरकारी आंकड़े कितने लोग इसमें मारे गए। धन की बर्बादी है, जन की बर्बादी, लोग मरे, पैसे बर्बाद, टैंकों का यूज किया गया तो सबसे पहले बड़ा भयंकर हुआ था यहाँ पे यार। ठीक है, एक का मतलब होता है नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। अपने देश को दुनिया में सुपर पावर बनाने की ये जो इच्छा थी ना दोस्त देशों के अंदर, जैसे कि आप देखोगे फ्रांस को, जर्मनी को, पुर्तगाल, स्पेन को, इनकी इच्छा थी सुपर पावर है, हम लो डालो सुपर पावर। हो गया युद्ध। इस पूरे युद्ध के अंदर दोस्त सबसे ज़्यादा जो हर्जाना भुगतना पड़ा वो था जर्मनी। सबसे ज़्यादा वर्साई की संधि उस पर थोप दी गई थी। आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा उसके अंदर में। तो दोस्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो रीजन था उसका नाम है मेन। मैंने एक ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। एम से मिलिट्रिज्म यानी कि सैन्यवाद, ए से अलियांस यानी कि गठबंधन, एंड ए से इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, साम्राज्य बनाना, एंड से नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, देश से प्रेम की आड़ में और देशों को गुलाम बनाने की है बस इच्छा रखना। ये तो दोस्तों रीजन है ये। लेकिन इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को स्टार्ट करने का जो सबसे मेन रीजन था वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, जो कि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है ना दोस्त। वो मेन रीजन क्या था, चलिए आप थोड़ा इस पर बात करते हैं। दोस्तों हुआ ये था कि ऑस्ट्रिया के राजा थे, किसके? ऑस्ट्रिया के राजा थे। ऑस्ट्रिया हंगरी जिसको अभी तक दोस्तों हम कह रहे थे, तो ऑस्ट्रिया के राजा थे, इसका नाम था क्या? आर्चड्यूक फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया के राजा जिसका नाम था फर्डिनेंड, है ना। राजा मतलब थे नहीं, मतलब दोस्तों कुछ समय बाद ये उत्तराधिकारी थे, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी। मैं इसलिए कहा ये राजा थे नहीं, ये कुछ ही समय बाद जस्ट राजा बनने ही वाले थे, है ना। उत्तराधिकारी हो चुके थे, मतलब डिक्लेयर हो चुके थे कि ये राजा है, तो ये समझ लो आप। तो ऑस्ट्रिया के दोस्तों ये राजा, और ये गए हुए थे दोस्तों कहाँ पे? बोस्निया की राजधानी सर्बिया में। कहाँ गए हुए थे? बोस्निया के देश है और इसकी राजधानी है दोस्तों सर्बिया। ये वहाँ पे गए हुए थे, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वहाँ पे दोस्तों गए हुए थे। अब ये वहाँ पे गए हुए थे
खुद और साथ में अपनी बीवी को लेकर। और दोस्तों साफ यहाँ जाने से पहले ही इनको कह दिया गया था कि तू यहाँ पे आएगा तो तुझको मार डालेंगे, फिर भी इनकी हिम्मत देखो गए। और दोस्त ये यहाँ पे गए और सर्बिया का दोस्तों एक नागरिक था जो कि ब्लैक हैंडी ग्रुप के अंदर शामिल था, वो जिसका नाम था प्रिसेम्प। क्या नाम था? प्रिसेम्प। दोस्तों इसने क्या करी 28 जून को, कब? 28 जून 1914 को, 28 जून कब? 28 जून 1914 को फर्डिनेंड साथ ही इसकी वाइफ को गोली से भून दिया, छन्नी कर दी, गोली मार दिया, मर गया ये भी, फर्डिनेंड भी, वो भी मर गया। और दोस्तों ऑस्ट्रिया और जर्मनी आपस में दोस्त थे, और बोस्निया और सर्बिया जो है और है ना, और इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब आपस में दोस्त थे। ना चाहकर भी दोस्तों जर्मनी को ऑस्ट्रिया का साथ देना पड़ता। एग्रीमेंट जो किया हुआ था ट्रिपल अलायंस का, तो दोस्त जर्मनी ने क्या किया, इंग्लैंड पे धावा बोल दिया, अटैक कर दिया। भाई इन दोनों ने, अब इसके दोस्त भी इंग्लैंड पे गए, अभी ये भी युद्ध के अंदर आ गए। 28 जून को दोस्तों अटैक हुआ, मतलब कि फर्डिनेंड मारा गया। ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई को, जो कब चला? वो चला दोस्तों 11 नवंबर 1918 तक। 11 नवंबर 1918 को जाके दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ। दोस्त अब में इंग्लैंड, फ्रांस, बोस्निया, सर्बिया, इनका जो ग्रुप है दोस्त, इस ग्रुप को मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? मित्र राष्ट्र नाम से जाना गया। और जो ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड जर्मनी का दोस्तों जो ग्रुप था, इसको सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाना गया। केंद्रीय शक्तियाँ या सेंट्रल पावर के नाम से जाना गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस पूरे युद्ध के अंदर दोस्त इनकी जीत हुई। इंग्लैंड, बोस्निया, सर्बिया जो है ये सब है ना, मान लो इंग्लैंड वगैरह, फ्रांस वगैरह, इनकी जीत हुई। ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये सब वगैरह हार गए। इस तरह के दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ। और जब मीटिंग हुई पेरिस सम्मेलन के अंदर, तो जर्मनी को ही मेन रीज़न कहा गया। तेरे ही वजह से जर्मनी, सुन, तेरे वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है। और इस पर दोस्तों 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। प्लस इसके फ्रांस ने अपने देश के मतलब दोस्तों जो स्टेट थे अलास्का और लॉरेंस, उसको भी वापस ले लिया, जो कि 1871 के वॉर के अंदर जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिए थे। अब जर्मनी से वापस फ्रांस ने ले लिया है ना अलास्का लॉरेंस को। और दोस्तों तमाम आपकी जर्मनी अपनी सेना लिमिट कर देगा, क्षेत्र को भी कब्जा कर लिया दोस्त। तमाम बहुत सारी इस पर शर्तें लगा दी गई, अपनी सेना को नहीं बढ़ाएगा। और दोस्त इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जर्मनी के अंदर एक सिपाही था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, वो खड़ा हो गया जिसका नाम था हिटलर। उसने अपने देशों को लोगों को कहना स्टार्ट कर दिया, सुनो देश के नागरिकों, पश्चिमी शक्तियों ने क्या किया हमारे साथ, हैं युद्ध भी किया और हमारी मार भी ली, हमारे साथ इन्हें शर्तें भी दे दी। और दोस्त ये सब कहते इसने अपने देशों के लोगों का दिल जीत लिया। देश के लोगों ने बस इसको चांसलर बना दिया, फिर जाके देश का राष्ट्रपति बन गया। और दोस्त यही हिटलर जिसने 1939 में 1 सितंबर का दिन था, 1 सितंबर का दिन था, किसने? जर्मनी ने कि पोलैंड पे अटैक कर दिया। और स्टार्ट होता है आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो रीजन क्या है स्टार्ट होने का बता दिया मैंने आपको, मेन वर्ड याद करना और फर्डिनेंड वर्ड याद करना। मेन मतलब जो अभी आपको मैं ट्रिक बताया था ना, मेन स्पेलिंग MAIN, मिलिट्रिज्म, एलियंस, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये वर्ड याद कर लेना आपको। एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड दोस्त 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट किया, जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था। ठीक है, बाकी और ये चला कब तक वर्ल्ड वॉर सेकंड? ये चला दोस्तों 2 सितंबर 1945 तक चला। ठीक है, आपको अभी क्लास 10th के लेवल तक पढ़ रहे हो तो आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में या वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोस्त मैंने वीडियोस बना रखी है, जाओ और जल्दी जाके देखो दोस्त, मज़ा आ जाएगा। भाई जब दोस्त मैं बताना चाहता हूँ सबको, क्लास 10th का जो हमारा हिस्ट्री का यानी कि SST का जो चैप्टर फर्स्ट है दोस्त, किसका? हिस्ट्री का। ये दोस्त आज हमारा ख़त्म हो चुका है चैप्टर फर्स्ट। बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूँ दोस्त कि एक वीडियोस यानी कि मैंने जो सेकंड्स में बनाए हैं आपके सभी चैप्टर्स को मैं ऐसे ही ख़त्म करूँगा जैसे इसको मैंने ख़त्म किया है। बस जो रेड बटन आपको दिख रहा है ना नीचे, इसको आपको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल भी जाए और आप मेरी फैमिली का मेंबर बन जाओ। हर एक टॉपिक आपको दूंगा और आपके नॉलेज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा। SST के डर को
दूर भगाऊंगा। अपना प्यार बनाए रखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। एक दोस्त दुख होता है इस चीज़ का देख के यार कि आप सब लोग शेयर नहीं करते वीडियो। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में यार, पसीने निकालने पड़ते हैं। वो कहता नहीं है यार कि जो पानी से नहाता है वो तो कपड़े बदल लेता है, हम तो पसीने से नहाते हैं दोस्त, इतिहास बदलेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब हम सब देंगे चैप्टर 2। लिंक दे दूंगा सभी चीज़ की, मैं नोट्स की भी, फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी, ठीक है। लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।